इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में, जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। ठीक है, और इस पाइपलाइनिंग में क्या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उससे रिलेटेड भी जानकारी इसमें दी जाएगी। पाइपलाइनिंग का लेक्चर पिछले टर्न से शुरू हुआ है, तो पिछला वीडियो आपने देखा था अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग दो तरह के होते हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। आज हम लोग दूसरे तरीके को देखने जा रहे हैं, है ना। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है उनको बताइए वो भी सब्सक्राइब करें। पाइपलाइनिंग जो पहले हमने बताया था आपको कि भाई कोई ऑपरेशन है, उन पूरे ऑपरेशन को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना, इस तरह से डिवाइड करना कि वो सारे पार्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्करेंटली मतलब एक दूसरे के साथ एक समय में सारे के सारे ऑपरेट हो सकें। क्लियर है? तो पाइपलाइनिंग का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग में हमने देखा था कि कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इस तरह से कि ये दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो चार सेगमेंट्स हमने बनाए, चारों सेगमेंट एक दूसरे के साथ एक साथ रन करते हैं। जिससे क्या हो जाता था, जो टाइम एक्सेस टाइम था दैट वाज रिड्यूस्ड, क्योंकि अब पूरा का पूरा ऑपरेशन पहले एक बार परफॉर्म होगा, फिर दूसरा ऑपरेशन शुरू होगा, फिर परफॉर्म होगा। इससे अच्छा तो ये है कि एक ऑपरेशन थोड़ा सा परफॉर्म हो गया तो उसका दूसरा स्टेप चल रहा है, उसमें पहले ऑपरेशन का पहला स्टेप भी रन कर जाए, है ना। और इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारा समय इसमें बच जाता है। तो ये हमारी टेक्निक। तो दो तरह के पाइपलाइनिंग हमारे हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग और इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के लिए हमें ये देखने की एक बहुत ज़रूरत है कि भाई इंस्ट्रक्शंस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो केवल डेटा स्ट्रीम की बात हम लोग नहीं करते, बल्कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात भी करते हैं। और आज के समय में जो प्रोसेसर्स हैं उसमें मल्टी डेटा स्ट्रीम और मल्टी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बात हम लोग करते हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शन भी ना कई भाग में डिवाइड करने की आवश्यकता है। हम एक साथ कई सब ऑपरेशंस को एक साथ परफॉर्म कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरत है। तो ये भी समझने की आवश्यकता है। फिर अगर कोई हमारा इंस्ट्रक्शन है तो उसके कितने कितने पार्ट्स हो सकते हैं, ये भी एक समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। ये हमारा क्या है? दिस इज इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है? जो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हमारा रन हो रहा होता है, पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन छोटे छोटे सीक्वेंस में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वो पहले कौन सा परफॉर्म होगा, उसके बाद दूसरा कौन सा परफॉर्म होगा, फिर तीसरा कौन सा, फिर चौथा कौन सा, फिर अगला कौन सा, है ना। ये जो पूरी सर्किल है उस पूरे को आप बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक बात है ये। और ये फिक्स्ड होगा क्योंकि प्रोसेसर्स में नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस हम रन कराते हैं उसमें कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ सीक्वेंस हैं जो उसको परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। तो अगर इस आधार पर देखें तो आज के समय में या पहले से लेकर अब तक के प्रोसेसर्स में जो कॉमन स्टेप्स हैं वही चार हैं। इन चारों को मिलाकर पूरे प्रोसेस को आप बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को बेसिकली चार स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फेच इंस्ट्रक्शन, अनदर इज डिकोड, अनदर इज फेच ऑपरेंड, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट। अब मैं कुछ चीज़ें आपको याद दिलाऊंगा, फिर मैं इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको क्लियर करता हूं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपको ये पता है कि इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है ना। तो जो इंस्ट्रक्शन को हमने फेच किया है वो उसका एड्रेस एक्चुअली प्रोग्राम काउंटर में था। तो मान लो प्रोग्राम काउंटर में 2000H है, हेक्साडेसिमल ये नंबर है। तो ये जो एड्रेस है इस पर जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप फेच कर रहे हैं। और जैसे ये इंस्ट्रक्शन फेच होता है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में अगला एड्रेस होल्ड करता है। जिस एड्रेस पर अगला इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, प्रोग्राम काउंटर अब इस एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। और जब इंस्ट्रक्शन I1 आपका परफॉर्म हो जाएगा, या जिस तरह से आपने लिखा होगा प्रोग्राम को रन करने के लिए, जब भी फेच होना होगा I2 को, पीसी में उसका एड्रेस पहले से होल्ड करके रखा हुआ है। सो पीसी होल्ड्स नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ओके, अच्छा, अब I1 आपका जो फेच हुआ तो I1 को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि I1 आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हो सकता है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इसको मशीन लेवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो I1 को डिकोड किया जाता है। ये डिकोड होने के बाद, है ना, इससे बहुत सारी बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहले ये चीज़ पता चलती है कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ये डायरेक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन है या इनडायरेक्ट टाइप इंस्ट्रक्शन है, जैसे एड्रेसिंग मोड में आप लोगों ने पहली यूनिट में पढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद हमें ये भी पता चल जाता है कि जो ऑपरेंड है ना, वो कौन से एड्रेस से ले आना है ना। तो ऑपरेंड का एड्रेस एक्चुअली पता चल जाता है, जिस रजिस्टर से ले आना है या जिस मेमोरी लोकेशन से उसको रिसीव करना है ना, रीड करना है या राइट भी कर सकते हैं।
ये हमारा दूसरा चीज हो जाता है, ये एड्रेसेस को फिर, है ना। ये अगर दो चीज, मतलब हमारे काम की तो ये दो ही चीजें हैं, और कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो काम कर सकते हैं। डिकोड होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो भी एड्रेस हमें मिले हैं उन एड्रेस से उनको, जैसे हमने लिखा ऐड ए कामा बी, है ना, ऐड ए कामा बी में अब ए और बी से डेटा को रीड करना, ये तीसरा स्टेप होगा। तो तीसरे स्टेप से ए की वैल्यू मान लो 20 थी, उसको रिसीव किया, बी की वैल्यू 40 थी, उसको रिसीव किया, और फिर ऐड है, ऐड का मतलब अब यहाँ पर एडिशन होना है, ये बात भी क्लियर हो गई है ना। ये तीन चीजें यहाँ पर पता चली। एडिशन अभी हुआ नहीं है तो चौथे स्टेप में क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब अब एडिशन होगा, और एडिशन के बाद जो भी रिजल्ट हमारा फाइनली रिसीव जब आ रहा है, रजिस्टर में आ रहा है, उस रजिस्टर से उस रिजल्ट को आप कहीं पर फिर स्टोर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है उसको अब यहाँ पर समझ पा रहे हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल इसी को बोल रहे हैं। पहला क्या है, फेच इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज फेच फ्रॉम द मेमोरी, है ना, और वो मेमोरी जहां पर भी रखा है उसका एड्रेस किसने होल्ड कर रखा है, प्रोग्राम काउंटर ने होल्ड कर रखा है। तो एक्चुअली में जो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो फेच इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फेच होगा उसके बाद ही उसको डिकोड कर पाएंगे। और उसके तुरंत बाद, है ना, प्रोग्राम काउंटर में अगला एड्रेस वो होल्ड करने लगता है जहां पर अगला इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, उस एड्रेस को होल्ड कर ले रखता है। नेक्स्ट स्टेप में इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। तो जब इंस्ट्रक्शन डिकोड करेंगे तो डिकोड करने पर ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कि किस तरह का वो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ऑपरेंड कहाँ से लेना है ना, वो कौन से एड्रेसेस हैं, उन सबको डिकोड करना। और डिकोड करने के बाद इफेक्टिव एड्रेस को कैलकुलेट करना, है ना, ये सारा हमको मिल गया। इन एड्रेसेस से ऑपरेंड को फेच करेंगे, ए है, बी है, और जो भी ऑपरेंड हमारे होंगे, कुछ डायरेक्ट ऑपरेंड्स होंगे, कुछ, है ना, वो जितने भी आपके ऑपरेंड्स होंगे उन इफेक्टिव एड्रेसेस से जो कैलकुलेट किया गया था वहां से उन ऑपरेंड्स को फेच करेंगे। और फाइनली क्या है हमारा, जैसे ऐड ए कामा बी, तो एक और बी की डेटा को आपने फेच कर लिया, अब उसको ऐड करना है। तो जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, ऑपरेंड्स को एग्जीक्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑपकोड, जो भी ऑपकोड होगा, है ना, और रिजल्ट को किसी डेस्टिनेशन पर स्टोर किया जाएगा। इतनी बात इंस्ट्रक्शन साइकिल का ये पार्ट है। और आप देखेंगे कि बेसिकली ये 4 स्टेप में पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल, मतलब अगला इंस्ट्रक्शन जब फिर फेच किया जाएगा अब 2001H पर, है ना, तो फिर से इंस्ट्रक्शन आएगा, फेच इंस्ट्रक्शन, फिर उसका डिकोड करना होगा, फिर उसके बाद ऑपरेंड्स को फेच करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, और ये प्रोसेस हर बार हर इंस्ट्रक्शन के लिए चलेगा। तो ये हर इंस्ट्रक्शन के लिए यहीं से शुरू होगा और फिर यहीं पर पहुंच जाएगा, वापस यहीं से शुरू होगा। इसलिए इस पूरे जो आपका चारों सेगमेंट्स हैं इन सबको मिलाकर बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग में इंस्ट्रक्शन को इन्हीं 4 साइकिल में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्लियर हो गया, है ना। और ये चारों कॉन्करेंटली भी रन कर सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस समय आपने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो डिकोड हो रहा होगा, दूसरा वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको आप फेच कर सकते हैं, वो खाली है ना, तो पाइपलाइन एम्प्टी है ना, तो वहां पर क्या करेंगे, इसको आप रन करा देंगे। तो अब ये वाला इंस्ट्रक्शन आपने फेच कर लिया। फिर जब ये पहला इंस्ट्रक्शन आपका ऑपरेंड को फेच कर रहा होगा, दूसरे इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर लीजिए, तीसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लीजिए उस समय। तो ये ना प्रोसेस एक साइकिल में लगातार कर सकते हैं और एक कॉन्करेंटली रन हो सकता है। तो अगर पूरे ऑपरेशन को और छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर सके तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग क्या है कि किसी एक इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर लेना कि वो एक साथ काम कर पाए। तो पहला क्या है, फेच द इंस्ट्रक्शन, फिर क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। और एक्चुअली ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक सेगमेंट के पार्ट हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं तो उसी समय इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो रहा है ना। तो एक ही साइकिल में ये होता है, जबकि फेच इंस्ट्रक्शन एक अलग साइकिल में हो रहा था। अब उसके बाद ऑपरेंड को फेच करेंगे, फिर एक स्टेप हो गया हमारा। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना और उसके रिजल्ट को प्रॉपर प्लेस पर स्टोर करना। अब ये दोनों भी आपका क्या होगा, एक सेगमेंट में आएगा। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो पहला सेगमेंट 1 में फेच इंस्ट्रक्शन, सेगमेंट 2 में डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेस, तीसरे में सेगमेंट 3 है ना, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑपरेंड्स को मेमोरी से फेच करना, और चौथे सेगमेंट में ये पूरा दोनों मतलब 5 और 6 पॉइंट जो दिए गए हैं, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट एट द प्रॉपर प्लेस, ये हमारा होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी, उन डिफिकल्टीज को फिर कैसे दूर करेंगे वो भी हमको देखने की बात होगी। और वो जो डिफिकल्टीज हैं वो इस तरह की होंगी, भाई डेटा डिपेंडेंसी एक तो होती है,
पहला स्टेप जब तक कंप्लीट नहीं होता, जैसे आपका डिकोड है ना, अब डिकोड इंस्ट्रक्शन जब तक ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं हो जाएंगे, इफेक्टिव एड्रेसेस, तब तक वो आपका कोई भी मतलब ये आप ऑपरेंड को फेच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इफेक्टिव एड्रेस ये है ना, किस एड्रेस से आप ऑपरेंड को फेच करेंगे वो एड्रेस तो आपको चाहिए होगा। तो ऑपरेंड क्या है वो पहले एड्रेस, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो डेटा डिपेंडेंसी एक प्रॉब्लम ये आती है हमारी। और दूसरी है ना, तो एक सेगमेंट जब तक काम खत्म नहीं कर लेगा, कुल मिलाने कहने का ये मतलब है कि एक सेगमेंट जब तक काम खत्म नहीं कर लेगा दूसरा सेगमेंट उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता, है ना। ये एक प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है। और दूसरा, एक तो डेटा डिपेंडेंसी हो गई, और दूसरी हमारी जो चीज इसमें होगी वो होगी ब्रांचिंग। तो ब्रांच डिफिकल्टीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि भाई प्रोग्राम काउंटर में एक वैल्यू हमने होल्ड की हुई है, वो पहला इंस्ट्रक्शन था, जैसे उसको फेच किया प्रोग्राम काउंटर की नई वैल्यू क्या हो गई, अगला एड्रेस, है ना। और ये अगला एड्रेस वो होल्ड करके रख रहा है, लेकिन मान लो बीच में ब्रांच हो गया। अब ब्रांच का क्या मतलब होता है, तो ब्रांच का मतलब ये है कि ये हमारा मेन में प्रोग्राम है ना, मेन प्रोग्राम। तो मेन प्रोग्राम हमारा इस तरह से 2001, 2002, 2003, 2004 इन सारे एड्रेसेस पर मेन प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और मान लो 2002 एड्रेस पर जो इंस्ट्रक्शन है उसी में ब्रांच है, कोई ऐसा है, जैसे लिख दिया भी जंप और फिर कर दिया कि 3001। अब जो इसमें 2000 प्रोग्राम, जो 2002 आपका एड्रेस है उस पर जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उसमें जंप भी है। जंप का मतलब क्या है, अब आपका जो नया एड्रेस होगा 3003 होगा, हालांकि प्रोग्राम काउंटर में इस समय 2003 स्टोर्ड है, अगली वैल्यू, है ना। लेकिन अब वो अगली वैल्यू न चलाकर वो कहाँ जाना पड़ेगा उसको, प्रोग्राम काउंटर में अब नई वैल्यू लेनी पड़ेगी 3001, क्योंकि अब नया प्रोग्राम यहाँ से रन होना है। और इस एड्रेस पर जो भी प्रोग्राम होंगे पहले वो सारे रन हो जाएंगे, उसके बाद फिर मेन प्रोग्राम पर वापस लौटेंगे। ब्रांचिंग ये होता है ना। तो ब्रांचिंग की कंडीशन में तो नए एड्रेस से प्रोग्राम रन होना है। तो ये दो तरह की डिफिकल्टी दिखाई देती है, एक डेटा डिपेंडेंसी और दूसरा ब्रांचिंग। और इन दोनों डिफिकल्टीज को कई बार रिमूव कर पाते हैं, कई बार नहीं भी रिमूव कर पाएंगे, उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम देखें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, तो उसने 4 सेगमेंट में पूरा डिवाइड किया। पहला है फेच इंस्ट्रक्शन, उसके बाद डिकोड किया। जैसे इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे ये पता चल जाएगा ब्रांच है कि नहीं। तो यहाँ चेक कर रहे हैं कंडीशन में कि ब्रांच है या नहीं है, करें ब्रांच नहीं है। ब्रांच नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है, ब्रांच नहीं का मतलब जंप नहीं होगा, नए एड्रेस पे नहीं जाएंगे ना, सीक्वेंस में ही अभी चल रहे होंगे। तो ब्रांच नहीं हुआ, इसका मतलब जो भी एड्रेस डिकोड किया था उसके ऑपरेंड को फेच करेंगे और उसके बाद फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर ये भी चेक करेंगे कोई इंटरप्ट है कि नहीं। अब जरा इंटरप्ट का भी समझ लेते हैं, जैसे आपने ब्रांच की बात की थी वैसे इंटरप्ट भी होता है। ये मेन प्रोग्राम हमारे रन हो रहा है और इसी पोजीशन पर मान लो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जनरेटेड एक इंटरप्ट आ गया। अब इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट नाम से ही पता चल रहा है जो इंटरप्शन प्रोवाइड करे, है ना। तो ये कोई ऐसा सिग्नल है जो ये बता रहा है कि मतलब सीपीयू जो काम कर रहा है उसके साथ कोई और काम भी अवेटेड है ना। तो अब सीपीयू ये चेक करेगा कि जो वो काम कर रहा है ना, उसकी प्रायोरिटी लेवल और जो दूसरा भी काम आया है उसकी प्रायोरिटी लेवल, इन दोनों प्रायोरिटी में कौन हाई है। तो मान लो सेकेंड वाला जो काम है उसकी प्रायोरिटी हाई है, तो अगर उसकी प्रायोरिटी हाई होगी ऐसी कंडीशन में अब मेन प्रोग्राम को छोड़कर सीपीयू उस प्रोग्राम को रन कराएगा जिसकी प्रायोरिटी हाई है। और अगर जो दूसरा काम आ रहा है उसकी प्रायोरिटी लो है, इंटरप्ट सिग्नल की वजह से जो काम आपको दिखाई दे रहा है, तो सीपीयू पहले अपने काम को पूरा खत्म कर लेगा, उसके बाद ये डिसाइड करेगा कि भाई जो लो प्रायोरिटी वर्क है उसको काम करना, उस पर काम करना है या नहीं करना है, इज इट ओके और नॉट, है ना। तो ये भी चेक करेंगे कि इंटरप्ट है क्या, इंटरप्ट नहीं है तो फिर अगले इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेंगे, मतलब ये ना एरो आप देख पा रहे हैं, है ना, अगले इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। लेकिन अगर अब दो चीजें थी, अगर ब्रांच है ना, पहले इंटरप्ट को देख लेते हैं। अगर इंटरप्ट है तो इंटरप्ट को हैंडल करेंगे, अगला जो हमारा एड्रेस होगा उस एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर में अपडेट करेंगे और जो प्रोग्राम काउंटर का पुराना एड्रेस रहा होगा जहां पर मेन प्रोग्राम आपका रन कर रहा था, है ना, उसको कहीं पर स्टोर करेंगे, है ना। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पर कि भाई ब्रांच हुआ, तो ब्रांच में अब पीसी में नई वैल्यू कितनी आ गई, 3001 आ गई, लेकिन पीसी की जो 2003 वैल्यू थी उसका क्या होगा, तो उसको ले जाकर स्टैक में स्टोर कर देंगे। कहाँ स्टोर कर देंगे, स्टैक में। स्टैक में
जो मेन प्रोग्राम के एड्रेसेज हैं और जो टेम्पररी डेटा हैं वो सारे कहाँ स्टोर कर देंगे, स्टैक में, ताकि जब आपका सब रूटीन प्रोग्राम जो आपका मेन प्रोग्राम के अलावा दूसरा प्रोग्राम रन हो रहा है जब वो कंप्लीट हो और मेन प्रोग्राम पर वापस आए तो ये सारे एड्रेसेज और डेटा वापस मिल जाए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये हमारा होता है। इंटरप्ट अगर हुआ है तो इंटरप्ट हुआ तो इंटरप्ट हैंडल करेंगे, पीसी को नए एड्रेस से अपडेट करेंगे और पुराना जो हमारा एड्रेस था उसको आप स्टैक में ले जाकर स्टोर कर देंगे। मतलब स्टैक में स्टोर करने का मतलब आप पाइप को पूरी तरह से एम्प्टी कर रहे हैं, पाइप के जो करंट एग्जीक्यूटेड डेटा है वो सारा हटा रहे हैं ताकि नए एड्रेस और नए डेटा के साथ, है ना, प्रोग्राम को आप फिर से रन करा पाए। एक तो ये हो गया। तो यहाँ से जब ये पीसी अपडेट हो जाएगा तो नए एड्रेस से फिर से फेच इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए, चारों सेगमेंट चलेंगे। अगर ब्रांच हुआ है तो डिकोड इंस्ट्रक्शन में जैसे ही पता चला कि ब्रांच है ना, इमीडिएटली प्रोग्राम काउंटर में जो भी अगला एड्रेस फेच किया होगा उसको छोड़कर वो क्या करेगा, वो फिर से पीसी को अपडेट करेगा। वही वाले स्टेप में फिर से वापस आ गए, है ना। और पुरानी जो वैल्यूज है उसको स्टैक में स्टोर करेंगे और फिर नए जो पीसी की नई वैल्यू है, जो भी आपका जहां पर नया इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है वहां से फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड, है ना, फिर फेच ऑपरेंड और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन ये सब रन कराना स्टार्ट करेंगे। तो ये 4 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है जो ये 4 स्टेप में काम करती है। इसमें आपको दोनों डिफिकल्टीज, एक डिफिकल्टी तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है, वो है ब्रांच और इंटरप्ट। इंटरप्ट भी ब्रांचिंग की तरह यहाँ पर काम करेगा, इसलिए उसको ब्रांचिंग डिफिकल्टी में ही काउंट किया जाता है। और दूसरा डेटा डिपेंडेंसी की, भाई डिकोड इंस्ट्रक्शन आपने किया तो जब तक इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, कौन से एड्रेस से ऑपरेंड को फेच करना ये पता नहीं है, इसलिए अगले स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। तो इसमें कई बार 2 या 2 से अधिक क्लॉक साइकिल तक वेट करना पड़ सकता है ना। तो ये जो डिफिकल्टी है उसमें फिर सीपीयू क्या करता है, कुछ समय के लिए वेट करता है, वो वेट का एक ऑप्शन उसमें रखा जाता है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है। अब अगर आप इसमें देखेंगे कि भाई जो सेगमेंट 4 है आपका, उसमें एग्जीक्यूशन हमारा होना है और सेगमेंट 4 जो हमारा है ना, जब वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उस समय जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रीवियस जो हमारा इंस्ट्रक्शन था, जैसे हमारा सेगमेंट 4 यहाँ पर चल रहा है एग्जीक्यूशन, उस समय जो सेगमेंट 3 है हमारा उसमें ऑपरेंड फेच का ऑपरेशन चल रहा होगा। तो ऑपरेंड फेच किसका चल रहा है, तो उसको समझने के लिए इस टेबल को जरा ध्यान से देखते हैं। तो मान लो क्लॉक साइकिल है ना, पहली क्लॉक साइकिल में पहला इंस्ट्रक्शन आपने फेच किया, ठीक है। अब चूंकि और कोई इंस्ट्रक्शन आपने इसके पहले रन नहीं कराया है तो बाकी सारे आप देखेंगे तो सब आप खाली जा रहे हैं। दूसरे मशीन साइकिल में पहला जो इंस्ट्रक्शन फेच हुआ था वो उसका डिकोड किया जाएगा, है ना, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे। तो डिकोड इफेक्टिव एड्रेस एक्चुअली होगा, डिकोड एड्रेस आप बोल सकते हैं इसको। और जिस समय आप उसको डिकोड कर रहे हैं उसी मशीन साइकिल में, सेकेंड मशीन साइकिल में ही सेकेंड इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा, है ना। प्रोग्राम काउंटर में जो अगला एड्रेस था उसको फेच कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और कोई अभी काम हुआ नहीं है इसलिए वो सारे आप खाली जगह दिखाई दे रहे हैं, पाइपलाइन खाली है। तीसरे स्टेप को जब आप देखेंगे, तीसरी मशीन साइकिल में, अगली मशीन साइकिल में अगला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फेच ऑपरेंड। तो ऑपरेंड फेच होना है कहाँ से, जो भी आपने डिकोड के समय इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट किया वहां से ऑपरेंड को फेच करना है। तो ये जो हमारा ऑपरेंड फेच हो रहा है तीसरी मशीन साइकिल में तीसरे पहले इंस्ट्रक्शन का, उसी समय दूसरे इंस्ट्रक्शन का डिकोड भी हो रहा है। समझ आ रही बात, इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन चल रहा है। और उसी समय उसी मशीन साइकिल में चूंकि फेच इंस्ट्रक्शन था आपका, है ना, वो वाला तो स्टेप इस समय खाली है, तो वो क्या करता है, तीसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। बात समझ में आ रही है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो फिर चौथे मशीन साइकिल में क्या होगा, पहला वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, दूसरा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट हो चुके हैं वहां से ऑपरेंड को फेच किया जा रहा है। उसी समय जो तीसरा आपका इंस्ट्रक्शन था उसको डिकोड किया जा रहा है और चौथा इंस्ट्रक्शन आपने फेच कर लिया। प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पर, अब इसी में ब्रांच डिफिकल्टी को भी समझाया गया है कि ब्रांच डिफिकल्टी क्या है आपका, जब आपने एड्रेस को डिकोड किया तो आपको वहां पर ब्रांच का एड्रेस मिला, एक नया एड्रेस मिल गया ब्रांच के लिए, है ना। उस समय जो आपका 4th इंस्ट्रक्शन था वो फेच हो चुका था, ठीक है। लेकिन वो फेच हो गया है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब ब्रांच हुआ, तो ब्रांच होने का मतलब क्या है, सबसे पहले
ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है उस पर जो एड्रेस है प्रोग्राम काउंटर के इस समय जो करंट एड्रेस है 2003 है ना, इसको आप स्टैक में ले जाकर स्टोर करेंगे। और इसके अलावा डिकोड एड्रेस के समय कुछ टेम्परेरी डेटा जनरेट हुए होंगे, वो टेम्परेरी डेटा को भी वहां पर स्टैक में क्या करेंगे, जनरेट स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, पाइप हमारा खाली हो गया। और उसके तुरंत बाद आप क्या करेंगे, प्रोग्राम काउंटर को जिस एड्रेस पर ब्रांच हो रहा है ना, उस एड्रेस से अपडेट कर देंगे। मान लो 3001 है, तो प्रोग्राम काउंटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद जो अब ये इसमें इस पूरे प्रोसेस में कितना समय लगा, 2 मशीन साइकिल का समय लगा, है ना। पहला मशीन साइकिल आपका स्टैक स्टोरेज के लिए यूज हुआ, और दूसरा मशीन साइकिल आपका प्रोग्राम पीसी को अपडेट करने में यूज हुआ। और उसके बाद फिर अब चौथा जो इंस्ट्रक्शन है, जो इसको आप फेच इंस्ट्रक्शन अभी किया हुआ था, वो चौथा इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में कौन सा फेच होगा, वो 3001 वाला फेच होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। ये हमारा इंस्ट्रक्शन फेच यहाँ पर हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है। इस पूरे प्रोसेस में 2 मशीन साइकिल लगी, मतलब जो चौथी मशीन साइकिल में आप इंस्ट्रक्शन फेच कर रहे थे, अब वो इंस्ट्रक्शन फेच स्टैक में स्टोर हो गया है। और उसी स्टेप में अगला इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है जो 7वीं मशीन साइकिल में दिखाई दे रहा है। मतलब 5 और 6 जो मशीन साइकिल हैं वो स्टैक में स्टोर करने में और पीसी को अपडेट करने में यूज हुए। इतनी बात समझ में आ रही है, यस है ना। और अब जब फेच इंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो गया, उसके बाद फिर से आपका पाइपलाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। फेच इंस्ट्रक्शन जब किया तो और पीछे का कोई इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं था। जब अगली मशीन साइकिल में आएंगे तो ये जो इंस्ट्रक्शन फेच किया उसको डिकोड करेंगे, और पीसी 3001 के बाद 3002 वाला जो एड्रेस था उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फेच किया जाएगा, है ना। फिर अगले मशीन साइकिल में जो आपका पहला इंस्ट्रक्शन था उसको आप मशीन साइकिल 9 में, है ना, उसको उसके ऑपरेंड को फेच करेंगे जो भी एड्रेस डिकोड हुआ था वहां से। और जो दूसरा इंस्ट्रक्शन था उसको डिकोड करेंगे, और जो अगले वाले स्टेप में जो हमारा इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है उसको हम फेच भी कर रहे होंगे। और इस तरह से फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ब्रांचिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। एक बार ब्रांचिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर एक स्टेप वेट करके, 2 मशीन साइकिल वैसे ही वेट करके, और फिर से ये वाला, है ना, जो हमारा F1 जो यहाँ पर था हमारा चौथे स्टेप में, जिसको हमने छोड़ दिया स्टैक में स्टोर किया था, उसको फिर से लोड करेंगे और उसको रन कराएंगे। और ये प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। तो मतलब पाइपलाइनिंग में जो डिस्टर्बेंस है उसको आप रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। लेकिन क्या डिफिकल्टी है वो तो समझ पा रहे हैं ना। तो ये है, तो 3 तरह के कन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं। एक तो रिसोर्स कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, जिस समय आप मेमोरी लोकेशन को के 2 सेगमेंट्स को एक साथ एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। तो पूरा का पूरा हमारे पास एक मेमोरी है ना, और उसी में डेटा भी रखा है, उसी में आपका कोड भी रखा है ना, और उसी में आपका स्टैक का भी डेटा है। ये सारी चीजों को आप स्टोर एक साथ अगर आप रिसीव करना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम क्या करते हैं, मेमोरी में ही सेगमेंट कर देते हैं। तो मेमोरी में आप अलग अलग सेगमेंट बना देते हैं, डेटा सेगमेंट, ये पहले पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, इसको देखिएगा, कोड सेगमेंट, है ना, कोड सेगमेंट और आपका स्टैक सेगमेंट। और इन तीनों की को यूज करने के लिए कुछ और मेमोरी थोड़ा सा बचा कर रखते हैं, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये 4 सेगमेंट हमारे पास होते हैं। तो अब इन सबको हम चूंकि अलग अलग यूज कर पाते हैं, तो अब इन सबको हम कॉन्करेंटली यूज कर पाएंगे। रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट इस तरह से हम दूर कर लेते हैं। दूसरा है आपका डेटा डिपेंडेंसी। तो ये यही लिखा हुआ है भाई, मोस्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय यूजिंग सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड डेटा मेमोरीज, है ना। इंस्ट्रक्शन मेमोरी कोड सेगमेंट है, डेटा मेमोरी हमारा क्या है, डेटा सेगमेंट है। और स्टैक मेमोरी भी हम यूज करते हैं जो स्टैक सेगमेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट है। डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो प्रीवियस सेगमेंट है उसका रिजल्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, उसका रिजल्ट मिला नहीं। जैसे आपका डिकोड, अगर डिकोड इंस्ट्रक्शन आपका सिस का ऑपरेशन है ना, अभी आपने सिस का ऑपरेशन नहीं पढ़ा है तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो ज्यादा समय लेते हैं, इनको डिकोड करने में ज्यादा समय लगता है ना। तो डिकोड करने में ज्यादा समय लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है सीपीयू को उतने समय तक वेट करना पड़ेगा। तो वेट करेगा, और जब तक कि वो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट ना कर ले कि भाई 2004H से, है ना, पर जो डेटा रखा है उस डेटा को आपको एक्सेस करना है, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है, उतने समय तक डेटा को वेट करना पड़ेगा। तो डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के होते हैं। और तीसरा आपका ब्रांच डिफिकल्टीज होती हैं, जिसमें अगर ब्रांच हुआ इसका मतलब अब इंस्ट्रक्शन
एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पर शिफ्ट होने जा रहा है, मतलब आपका जो प्रोग्राम की लाइन है उसका सीक्वेंस बदल रहा है। तो जब सीक्वेंस बदलेगा ऐसी कंडीशन में ब्रांच डिफिकल्टी होगी, जिसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझने का प्रयास किया था। ठीक है, तो डेटा डिपेंडेंसी में भाई प्रीवियस स्टेज का अगर रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक अगले वाले को आप रन नहीं करा पाएंगे, या अगला वाला रन नहीं होगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि भाई ये जो डिफिकल्टी है इसको आप रिमूव नहीं कर सकते पूरी तरह से। हाँ, सीपीयू उसको ऑब्जर्व करता रहेगा कि भाई रिजल्ट जैसे ही आ जाए उससे वैसे ही वो अगले सेगमेंट को रन होने का एक्सेस प्रोवाइड करे। और ब्रांच डिफिकल्टी में जब आप प्रोग्राम को आपने लोड कर दिया, वो सिक्वेंशियल मैनर में रन कर रहा है और उसी समय कहीं पर ब्रांच आ गया, तो जैसे ही ब्रांच आएगा वो सीक्वेंस तोड़कर सीपीयू फिर अलाउ करेगा कि भाई दूसरे एड्रेस से उसको रन कराएं। उसके बाद फिर से आपका जो ये है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है वो फिर से स्टार्ट हो जाती है और प्रॉपर चलती रहती है। तो बीच बीच में जहाँ जहाँ ब्रांचिंग होती है वहीं पर ये समस्या बीच बीच में आती है। ऐसे प्रोग्राम्स या कोड्स जिसमें ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा लिखी गई है, ऐसे कोड जिसमें ब्रांचिंग के लिए बहुत ज़्यादा या ब्रेक्स के लिए, लूप्स के लिए बहुत ज़्यादा आपने इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, वहाँ पर ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसमें 2 या 2 से अधिक मशीन साइकिल्स बीच बीच में कंज्यूम होती हैं, जिससे थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है ना। तो ऐसे प्रोग्राम्स को जब आप रन कराते हैं तो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा समय लगता भी है ना। तो एज ए कंप्यूटर इंजीनियर जब आप लोग इसको देखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को रन कराते हैं, फिर बड़े प्रोग्राम्स को रन कराते हैं, या छोटे प्रोग्राम्स में या ब्रांच बढ़ा देते हैं, तो आप देखते हैं कि अब उसमें जो रिजल्ट आपको जनरेट होकर मिल रहा है फाइनली, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। तो इसको एक बार करके देखिएगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग था, यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से कहिए वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। और मैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।